हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिएगा इसी क्रम में हम आज देख लेते हैं कि जो हमारा साइकोलॉजी है उसका सिलेबस क्या होगा। स्टूडेंट, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ईवीएस और ईवीएस के जो कंटेंट हैं और जो उसकी पेडागोजी है वो कंप्लीट करा दी है आपको। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को वॉच कर लें। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप सी टेट, रीट या पंजाब टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इन सभी परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए हमने ये जो सिलेबस है उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक में से इन सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और क्रम वाइज हम इसको डिटेल में आपको टीच करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी क्रम में हम सबसे पहले देख लेते हैं मनोविज्ञान व बाल विज्ञान का परिचय। पहला टॉपिक ये रहेगा हमारा। सेकंड टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान के संप्रदाय, और इसके बाद में विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्याजे, कॉलरबर्ग एवं वाइगोस्की के सिद्धांत, बाल विकास, शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि निर्माण एवं बुद्धि आयामी बुद्धि और भाषा और चिंतन, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, व्यक्तिक भिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन, उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। इन्हीं टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान, पिछड़े, विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों की पहचान, बच्चों का सोचना एवं सीखना, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, बालक एक समस्या समाधाक यानी प्रॉब्लम सॉल्वर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताएंगे आपको, तथा अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं और संज्ञान तथा संवेग क्या होता है ये बताएंगे आपको जब डिटेल में टीच करेंगे। स्टूडेंट, प्रत्येक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे, ए टू जेड करवाएंगे, बेसिक टू एडवांस करवाएंगे, डोंट वरी। अभिप्रेरणा एवं अधिगम, और इसी क्रम में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा नीतियाँ भी करवाऊँगा, क्योंकि यहाँ भी हर परीक्षा में 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि 2019 में आपका सी टेट का पेपर हुआ है, तो उसमें बाल विकास के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें पहला प्रश्न यहीं से पूछा हुआ था। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 क्या होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन 2009 इम्पॉर्टेंट है ये, कोठारी आयोग क्या होता है, और इसी क्रम में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। 2 शब्द। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी विषय में दक्षता हासिल करने के लिए हमें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करके उसके नोट्स स्वयं अपने हाथों से लिखकर बनाने चाहिए, जिससे उस विषय से जुड़ी सभी बुनियादी पहलू व महत्वपूर्ण तथ्यों से हम अवगत हो सकें। आप सभी विद्यार्थियों में असीमित क्षमताएं व योग्यताएं हैं। आप हर विषय पर अपने परिश्रम व सच्ची लगन से उस पर कमांड कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए स्टूडेंट्स, और अपनी पूरी एनर्जी को आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए लगाइएगा। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिएगा। आप अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी हैं और आप बहुत अच्छे हैं। अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, और ये एक सफलता, एक यात्रा होती है, इसे करते रहें। एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोइएगा आप। चलिए स्टूडेंट, दुनिया में कोई भी विषय कठिन नहीं होता। हमारी नकारात्मक सोच व लगन का अभाव उसे जटिल बना देता है, जबकि हमारी कड़ी मेहनत, सच्ची लगन कठिन से कठिन विषय को आसान बना देती है। मैंने स्वयं विभिन्न प्रसिद्ध बाल विकास, मनोविज्ञान व शिक्षण शास्त्र की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया, जिसमें सबसे अधिक सहायक के रूप में एनसीईआरटी की बुक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाल विकास व मनोविज्ञान को सरल भाषा व कम शब्दों में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने हाथ से लिखकर नोट्स तैयार किए हैं स्टूडेंट्स मैंने स्वयं, और उन्हें टाइप कराकर आपके सम्मुख प्रेषित कर रहा हूं। ये नोट्स निश्चित ही सी टेट व टीचिंग रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी हमारी कामना है। सबसे अलग, सबसे अनोखा प्रयास हम आज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। मेरी शुरू से एक आदत रही है कि मैं हमेशा अपने खुद के नोट्स बनाता हूँ, खुद मेहनत करता हूँ, और मैं आपको भी ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने खुद के नोट्स अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि जब आप खुद
यानी कुआं खोद कर पानी पिएंगे तो वो पानी पीने का जो आपको मज़ा आएगा वो अलग ही होगा स्टूडेंट्स। खुद करके सीखने का जो ज्ञान होता है वो स्थायी रहता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और हमारे मन को भी एक सुकून रहता है, एक संतुष्टि रहती है। तो ये मेरी एक टीचर होने के नाते आपसे सलाह है, आप कोई भी चैनल सब्सक्राइब करें वो आपकी चॉइस है, जहाँ से भी पढ़ें आप खुद अपने नोट्स बनाएं और ऐसा करके देखना आपको सफलता मिलेगी। राइट स्टूडेंट, चलिए तो आज हम इसी क्रम में शुरू करते हैं स्टूडेंट मनोविज्ञान का परिचय। स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर इसका वजूद कैसे बना और ये कहाँ से शुरू हुआ था, इसकी हम पूरी यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि पहले हम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के ही हिस्से के रूप में यानी उसके पार्ट के उसकी शाखा के रूप में अध्ययन किया करते थे और बाद में किस तरीके से इसने अपना रूप धारण किया और कैसे ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, इसी यात्रा की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दर्शन शास्त्र में हम आत्मा, ब्रह्म तत्वों व परमात्मा का अध्ययन करते हैं। राइट, अरस्तु थे स्टूडेंट्स, वो यूनानी दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे और उन्हें दर्शन शास्त्री के नाम से भी जाना जाता था। यूनान में ग्रीक भाषा बोली जाती थी, आपको मालूम है। और जो प्लेटो थे, वो अरस्तु के गुरु थे। एक परीक्षा में पूछा हुआ था ये प्रश्न, बताइएगा अरस्तु के गुरु कौन थे, तो भाई वो प्लेटो थे। राइट, तो प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे और सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिएगा, अब यहाँ से हम अपना पॉइंट शुरू करते हैं। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी स्टूडेंट जिसका नाम था रिपब्लिक, और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा था, ये स्टेटमेंट लिखा था स्टूडेंट, ये समझ लीजिएगा यहीं से, क्योंकि ये पॉइंट मैंने एनसाइक्लोपीडिया से उठाया है, जो साइकोलॉजी की एनसाइक्लोपीडिया है स्टूडेंट, वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैंने बहुत मेहनत करके एक एक पॉइंट को कलेक्ट किया है। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसे प्लेटो कौन थे, गुरु थे किसके, अरस्तु के। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका पुस्तक का नाम क्या था, रिपब्लिक। राइट, उस रिपब्लिक पुस्तक में एक स्टेटमेंट था स्टूडेंट, जहाँ से इस साइकोलॉजी की बुनियाद शुरू होगी। देखो, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे बालक की रुचि व विचारों में अंतर आता जाता है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ये एक लाइन लिखी हुई थी रिपब्लिक पुस्तक में। इस लाइन का प्रभाव क्या पड़ा, इस कथन से प्रभावित होकर अरस्तु ने इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में मनुष्य का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पहले क्या था कि हम दर्शन शास्त्र को पढ़ते थे और दर्शन शास्त्र में हम क्या पढ़ते थे, उसमें हम ब्रह्म तत्वों के बारे में और परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में अध्ययन करते थे, लेकिन वहाँ पर मनुष्य का अध्ययन नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर प्लेटो की जो पुस्तक थी रिपब्लिक, उस पुस्तक में एक लाइन लिखी थी, उसका नाम क्या है वो लाइन, जैसे जैसे बालकों की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे बालक की रुचि व विचारों में अंतर आता जाता है। इसी लाइन से प्रभावित होकर स्टूडेंट्स अरस्तु ने, जो कि अरस्तु इनके क्या थे, छात्र थे प्लेटो के, प्लेटो इनके गुरु रहे हैं, तो इससे प्रभावित होकर इन्होंने क्या दर्शन शास्त्र में ही मनुष्य का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। यहाँ से ये बुनियाद स्टार्ट हुई थी। चलिएगा, अरस्तु ने डी एनिमा नामक अपनी पुस्तक में मनोविज्ञान की नींव रखी। राइट, एक बार ये प्रश्न पूछा हुआ था कि बताइएगा कि जो मनोविज्ञान की नींव है वो कौन सी पुस्तक में रखी गई थी और उसके लेखक कौन हैं, वो डी एनिमा हैं और उसके जो लेखक हैं वो अरस्तु हैं। अरस्तु क्या हैं, वो दर्शन शास्त्री हैं। आगे चलिए, उस समय मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के नाम से नहीं जाना जाता था, दर्शन शास्त्र में ही मनोविज्ञान को अंतःकरण का विज्ञान के नाम से अध्ययन किया जाता था। एक परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, क्या उन्होंने कहा था कि दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान को किस विज्ञान के विषय के रूप में पढ़ाया जाया करता था, निम्नलिखित में से बताइए, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा अंतःकरण का विज्ञान। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अब एक दार्शनिक थे स्टूडेंट केलर, तो केलर ने कहा था कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है और मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अगर आपके परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि बताइए दर्शन शास्त्र जो मनोविज्ञान की जननी है वो दर्शन शास्त्र है, ये कथन किसने कहा था, आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, ये कथन केलर साहब ने कहा था। और ये सबसे पहले जो अरस्तु को इसका
जनक माना गया है मनोविज्ञान का, ये भी किसने कहा था? ये भी केलर साहब ने कहा था। तो केलर साहब ने कहा था कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है और मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। मनोविज्ञान का इतिहास देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर सन 1590 में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में किया। यह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक थी। स्टूडेंट, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए जो मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक है उसका नाम बताइए, तो वो साइकोलॉजिया है। उसके लेखक का नाम बताइए, उसके लेखक का नाम है रुडोल्फ गोएकल। अब ये बताइए कि उसको किस सन में लिखा गया था? ये 1590 में लिखा गया था, राइट। चलिएगा, अब स्टूडेंट इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इस शब्द का वर्गीकरण दो व्यक्तियों ने किया था स्टूडेंट्स, और ये भी दार्शनिक थे, क्योंकि अभी जो मनोविज्ञान है वो वजूद में नहीं आया था। तो अभी तो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सब दार्शनिक हैं, वो सब फिलोसोफर हैं, राइट। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट। गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। वो ये मानते थे कि यहाँ पर जो ये साइकोलॉजी वर्ड है, इसको उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी वर्ड बना है वो इन दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और यूनान में ग्रीक भाषा बोली जाती है, राइट। और ये सभी जो दार्शनिक हैं कहाँ के हैं? ये सब यूनान के हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए। तो साइके शब्द का अर्थ उन्होंने बताया कि आत्मा होता है, और लोगस का अर्थ अध्ययन होता है। तो सबसे पहले गैरिट साहब ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया, और उन्होंने इसका वर्गीकरण करने के बाद बताया कि ये आत्मा का अध्ययन है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो गैरिट थे वो भी मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन मानते थे। इन्होंने तो वर्गीकरण ही इस आधार पे किया है, राइट। चलिए, अब ये पोम्पोनोजी साहब थे। अब ये पोम्पोनोजी जो थे स्टूडेंट्स, इनके अनुसार साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण कैसे हुआ? इन्होंने कहा कि ये साइके जो है इसका मतलब आत्मा नहीं होता, इसका मतलब मन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोगस का मतलब अध्ययन होता है, तो दोनों ही ने यहाँ पर लोगस का मतलब तो अध्ययन बताया, मगर यहाँ एक पॉइंट में डिफरेंस हुआ। उन्होंने बताया आत्मा, इन्होंने बताया मन, ठीक है। तो इसलिए पोम्पोनोजी के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का जो वर्गीकरण किया गया वो मन का अध्ययन किया गया, अर्थात ये साइकोलॉजी को मन का अध्ययन मानते थे, ये उसके समर्थक थे, राइट। चलिए स्टूडेंट, और एक एनसाइक्लोपीडिया से पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट मिला है स्टूडेंट्स, देखिएगा एक परीक्षा में पूछा हुआ था एक प्रश्न ये। कुछ पुस्तकों में ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि पोम्पोनोजी साइके शब्द को साइको कहते थे। ये प्रश्न पूछा हुआ था, बहुत ही डिटेल में जाइएगा, गहराई में आपको पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट। ये प्रश्न था स्टूडेंट कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो फिलोसोफर थे, कौन जो दर्शन शास्त्री थे, वो साइके को साइको कहते थे। तो साइको शब्द सबसे पहले कहने वाले जो व्यक्ति थे वो पोम्पोनोजी थे, राइट। चलिएगा, तो महत्वपूर्ण बिंदु, अरस्तु ने कहा कि हमें मनोविज्ञान के लिए आत्मा, ब्रह्म तत्वों, परमात्मा आदि का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके अंतर्गत मनुष्य के कार्य व क्रियाओं के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो मानव से संबंधित है, और हमें यहाँ पर मनुष्य के कार्यों और उसकी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना चाहिए, न कि हम उसकी आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में हम डिस्कस करें। क्योंकि हम अरस्तु जो थे स्टूडेंट, वो क्या थे? वो एक फिलोसोफर थे। क्योंकि दर्शन शास्त्र के अंदर हम आत्मा और ब्रह्म तत्वों और परमात्मा का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बात कही। जब वो इंस्पायर हुए, किससे इंस्पायर हुए थे? रिपब्लिक पुस्तक की एक स्टेटमेंट से। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी। प्लेटो कौन थे? इनके गुरु थे। किसके गुरु थे? वो अरस्तु के गुरु थे, राइट जी स्टूडेंट। उसके बाद में उन्होंने कहा मनुष्य ज्ञानेंद्रियों से अपनी सभी क्रियाओं को करता है, तथा इन सभी ज्ञानेंद्रियों का स्टोरेज आत्मा के पास चला जाता है। क्योंकि अरस्तु दर्शन शास्त्री थे, फिलोसोफर थे, इसलिए वो इस घटना को भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देख रहे थे। उनका जो एटीट्यूड था हर चीज़ को देखने का, क्योंकि फिलोसोफर जो होते हैं वो क्या रखते हैं? वो एक स्पिरिचुअल एटीट्यूड रखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं स्टूडेंट्स, वो किसी भी चीज़ के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आत्मा के पास चले जाते, तो इन्होंने आत्मा को वरीयता दी, और इनके अनुसार मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, राइट। चलिए, अब स्टूडेंट इसी क्रम में यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि क्या आपने आत्मा को देखा है? क्या आप आत्मा का रंग रूप बता सकते हैं? क्या आत्मा मूर्त है? क्या इसका कोई रूप है? क्या आप इसे हमें प्रदर्शित करके दिखा सकते हैं? क्या हम इसको लाइव देख सकते हैं? तो स्टूडेंट, जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, इसका कोई आकार ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, तो फिर हम कैसे साबित करेंगे कि हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा
एक चैलेंज इनके सामने आकर खड़ा हो गया। उपरोक्त सवालों को सिद्ध न कर पाने के कारण ही उनकी मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन इस धारणा को अमान्य ठहरा दिया गया। राइट, चलिएगा स्टूडेंट, इसके बाद में देखिएगा पार्ट 2 हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। मनोविज्ञान के विकास की यात्रा यहाँ से शुरू होती है स्टूडेंट्स। सदियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान का अपना स्वतंत्र कोई वजूद, कोई एग्जिस्टेंस या इसका अपना कोई रूप नहीं था। राइट, ये दर्शन शास्त्र की शाखा में ही सम्मिलित था। 16वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। 16वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। किसने माना था? इसके जनक कौन थे? वह अरस्तू थे और इनके समर्थक थे प्लेटो। प्लेटो कौन थे? वह अरस्तू के गुरु थे। डेकार्टे थे, रुडोल्फ गोएगल थे। इन्होंने इस बात को समर्थन किया। तो यानी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन थे? अरस्तू थे और इनके समर्थक के रूप में कौन थे? प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोएगल। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया और इसके जनक थे पोम्पोनोजी, इटली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोम्पोनोजी ने जो साइकोलॉजी वर्ड को वर्गीकृत किया था, इन्होंने वहाँ पे साइके का मीनिंग मन बताया था और लोगस का मीनिंग अध्ययन बताया था। तो इनके अनुसार क्या है ये साइकोलॉजी, क्या है ये मनोविज्ञान? ये मन का अध्ययन है। आगे चलिए स्टूडेंट, और इनके समर्थन में कौन थे? वो जॉन लॉक थे, कंट थे, हॉब्स थे और ह्यूम थे। इन्होंने इन सभी दार्शनिकों, जितने भी ये दार्शनिक हुए हैं, इन सभी फिलोसोफर्स ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना। आगे देखिए स्टूडेंट, मन व आत्मा दोनों अमूर्त वस्तुएं हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, इनको हम देख नहीं सकते, इनका कोई आकार नहीं होता और इनकी विषय वस्तुएं भी अस्पष्ट थी, इसलिए दोनों मान्यताओं को नकार दिया गया। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान पर कोई नया अध्ययन नहीं किया गया, इसीलिए 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का सुसुप्त काल या बंजर काल कहा जाता है। अभी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, एक शिक्षक भर्ती का एक परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न कि बताइए 18वीं शताब्दी को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो उसमें लिखा था कि आत्मा का विज्ञान, है ना, मनोविज्ञान, मतलब 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में कि आत्मा का अध्ययन, है ना, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, या यहाँ पे सुसुप्त काल। तो देखिएगा वहाँ पे सुसुप्त काल विल बी द राइट आंसर। ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे इस 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान पर कोई अध्ययन न होने के कारण इस काल को बंजर काल के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा और इसे कहने वाले थे विलियम वुंट। ये जर्मनी के रहने वाले थे स्टूडेंट्स और इनके समर्थक में थे विलियम जेम्स, ये अमेरिका के थे और इनके समर्थक में एक और थे जेम्स सली। और विलियम जेम्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, अमेरिकी जो इनको अमेरिका का इनको स्टूडेंट्स आधुनिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अमेरिकी, याद रखिएगा, अमेरिकी जो कोई आपसे पूछे कि भी बताइए आप हमें कि जो आधुनिक अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन हैं? तो वो विलियम जेम्स हैं और वो अमेरिका के रहने वाले हैं। और मैं आपको कौन से ऐसे अमेरिकी प्रथम मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था, वो भी विलियम जेम्स थे। ऑलराइट, लेकिन याद रखिएगा अमेरिकी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्रम में आगे देखते हैं। विलियम वुंट पे आ गए हैं अब हम। महत्वपूर्ण बिंदु, विलियम मैकडूगल ने कहा, जो विलियम मैकडूगल थे वो क्या कहते हैं? देखिएगा, इनकी बात सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मनोविज्ञान में चेतना जैसे शब्द का प्रयोग किया, तथा उन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में प्रश्न नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़े शब्दों में निंदा की। राइट, तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि बताइएगा कि चेतना शब्द की कड़े शब्दों में निंदा करने वाले निम्नलिखित में से कौन हैं? तो वो हैं विलियम मैकडूगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, और उनकी पुस्तक का नाम आउटलाइन साइकोलॉजी। चलिए, इसी क्रम में जो सिगमंड फ्रायड ने अपनी मनोविश्लेषण सिद्धांत तथा इसमें प्रचलित अंतः दर्शन विधि के अनुसार इसे अमान्य ठहरा दिया था, क्योंकि इसमें मनुष्य के चेतन व अचेतन मन का अध्ययन संभव नहीं था तथा इसके अंतर्गत जीव जंतुओं व अन्य प्राणियों का अध्ययन संभव नहीं था। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा
कि मनोविज्ञान की ये खूबसूरती होती है कि हम उसके अंतर्गत जीव जंतुओं और सभी प्राणियों का मतलब हम अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर ये केवल चेतन मन की ही बात करते थे विलियम वुंट, और अचेतन मन की बात नहीं करते थे, जबकि उसके विपरीत जो ये सिगमंड फ्रायड थे ये अचेतन मन के समर्थक थे, आप समझिएगा। इसलिए जब इन्होंने इसको प्रूव किया, इन्होंने अपना मत रखा, तो इनके मत को ही मतलब इसको अस्वीकार करने के लिए इनके मत को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इन्होंने जो इसको मत को नकारा था वो किस सिद्धांत पे नकारा था, वो था मनोविश्लेषण सिद्धांत, राइट। क्योंकि जो फ्रायड हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस फील्ड में। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो विलियम वुंट थे वो चेतना क्या होती है पहले आप ये समझ लीजिएगा। चेतना जो होती है स्टूडेंट्स, वो मस्तिष्क का आंतरिक रूप होता है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। हमारे दिमाग के अंदर किसी वस्तु को देखकर मस्तिष्क में कोई भावना उत्पन्न होती है, उसकी अनुभूति होती है, उसमें संवेदनाएँ आती हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला ज्ञान प्राप्त होता है वो हम संवेदना कहते हैं। संवेदना अलग चीज़ होती है स्टूडेंट, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, चलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चेतना मतलब कि इनको संरचनावादी क्यों माना गया विलियम वुंट साहब को, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक थे ये मानते थे कि जो चेतना है मतलब कि हम चेतना से हम पता लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। हम कैसे पता लगा सकते हैं उसकी विचारधारा का, ठीक है। तो ये इंटरनल मतलब उनका ये था कि जो हमारे मन में भावनाएं होती हैं, हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, हम उसके माध्यम से पता लगा सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप हैं, तो आपने कोई हाथी देखा, तो हाथी को देखने के बाद में आपके मन में अंदर क्या विचार आए, तो ये तो आपको पता है ना, ये बाहर कैसे आएंगे, राइट। तो कहने का मतलब है इन्होंने जो बात की थी वो चेतन की आंतरिक स्ट्रक्चर की बात की थी, आंतरिक विचारों की बात की थी। इन्होंने बाहर उसकी चेतन की क्रियाओं की बात नहीं की थी इन्होंने, बात समझिएगा। इसलिए भी यहाँ पर जो है इनको नकार दिया गया था। और इसी क्रम में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट रखा था कि इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने, देखिए स्टूडेंट, इसी क्रम में सिगमंड फ्रायड ने अपनी मनोविश्लेषण सिद्धांत था, इसमें प्रचलित अंतः दर्शन विधि के अनुसार इसे अमान्य ठहरा दिया गया, क्योंकि इसमें मनुष्य के चेतन व अचेतन मन का अध्ययन संभव नहीं था, तथा इसके अंतर्गत जीव जंतुओं व अन्य प्राणियों का अध्ययन भी संभव नहीं था। चलिएगा, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके इन एग्जाम्स में कि चेतना के विज्ञान को अस्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था। ये फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत था, राइट। चलिएगा, अब जो ये सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत है स्टूडेंट्स, ये आपको मैं डिटेल में टीच करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका यहाँ पे एक जानकारी दे देता हूँ कि जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने मन को यानी मस्तिष्क को, यानी मन को हम साइकोलॉजी में मस्तिष्क कहते हैं, उन्होंने मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया था। वो ये कहते थे कि भाई एक तो होता है हमारा चेतन, ठीक है ना, एक तो चेतन मन होता है, एक हमारा होता है अचेतन मन, और एक होता है हमारा अर्धचेतन मन, ठीक है ना। तो ये मानते थे कि जो चेतन मन होता है वो हमारा 10% होता है, और जो हमारा अचेतन होता है वो 90% होता है, और जो अर्धचेतन होता है वो 0% होता है, राइट। उसी क्रम में इन्होंने यानी मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया था, और व्यक्तित्व को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा था। इन्होंने एक बताई थी आईडी इड, उसका मतलब क्या होता है, इदिम होता है, ठीक है। उन्होंने बताया था ईगो, और उन्होंने बताया था क्या, सुपर ईगो, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया था, और मस्तिष्क को भी 3 में ही किया था, वो इड, ईगो और सुपर ईगो। और उन्होंने बताया था वहाँ पर चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, और ये सबसे बड़े समर्थक थे अचेतन मन के, ठीक है। वो जब मैं आपको अलग से इनके सिद्धांत टीच करूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पर इसकी मनोविज्ञान की यात्रा पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, चेतन मन, तो अब ये चेतन मन की बात हो रही है, चूंकि यहाँ पे विलियम वुंट साहब तो इस बात का दावा कर रहे हैं, इस बात को क्लेम कर रहे हैं वो कि चेतन का विज्ञान है, तो इसको अब वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब अलग अलग जो फिलोसोफर हैं वो सोच रहे हैं, अपने अपने मत दे रहे हैं, देखिएगा। तो चेतन मन में समस्त अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणा, संवेदनाएं आती हैं, जिसका संबंध वर्तमान समय से होता है, और व्यक्तित्व जागृत अवस्था में होता है। अतः केवल वर्तमान संबंध होने के कारण चेतन मन व्यक्तित्व के अत्यंत सीमित पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। चेतन मन 10% कार्य करता है, ये मैंने आपको अभी बताया था। ये सिगमंड फ्रायड साहब इसके बारे में बताते हैं, और यहाँ पे इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विलियम वुंट साहब तो इस बात पे ही अड़िग हैं कि चेतन मन का ही अध्ययन होता है मनोविज्ञान। अब यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए कितनी इसमें तथ्य में सच्चाई है, कितना इसमें दम है, तो अब यहाँ पे सिगमंड फ्रायड साहब इसको देख रहे हैं और अपना मत दे रहे हैं इसके सापेक्ष। देखिए, अचेतन मन, वो कहते हैं कि अचेतन मन
अचेतन शब्द जो है वो चेतन के ठीक विपरीत है, अर्थात जो चेतन से परे हो वो अचेतन है। यह 90% कार्य करता है और उनका मानना है कि मनुष्य का व्यवहार अचेतन अनुभूतियों, इच्छाओं एवं प्रेरणाओं से ही सर्वाधिक प्रभावित होता है। फ्रायड की यह भी मान्यता थी कि अचेतन में जो भी इच्छाएं, विचार, अनुभव एवं प्रेरणाएं होती हैं उसका स्वरूप कामुक, अनैतिक, घृणित एवं असामाजिक होता है। कहने का तात्पर्य है कि नैतिक दबाव या सामाजिक दबाव आदि के कारण अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति चेतन में नहीं कर पाता। अतः ऐसी इच्छाएं चेतन स्तर पर निष्क्रिय होकर अचेतन मन में दमित हो जाती हैं और मानवीय व्यवहार को निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के मनोरोगों का सामना भी करना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मानते थे कि जो अचेतन मन होता है, जो हमारे अचेतन मन होता है वो हमारा जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। और वो सुखवादी, वो ना सुखवादी, आनंद का नियम और सुख का नियम पर आधारित होता है। जैसे एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा अचेतन मन, और ये नेचुरल होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बच्चा है, मान लीजिए वो रात को 2 बजे उठा। उठने के बाद में उसने आपसे बोला कि मुझे तरबूज चाहिए। अब रात के, उसे तो मालूम नहीं है कि रात के 2 बजे ही हैं, है ना, कहाँ से आएगा। उसको तो बस अपना जो उसके मन में आया, ठीक है, उसने बोल दिया। मतलब कि इस जो अचेतन मन होता है वो केवल सुख प्राप्ति की बात सोचता है। उसे सामाजिकता से, नैतिकता से, दूसरे इंसान की क्या प्रॉब्लम्स है, उसे उससे कोई मतलब नहीं होता। उसे तो किसी भी तरीके से अपनी जो उसकी इच्छा है उसकी पूर्ति से मतलब होता है, राइट। तो वो मैं आपको ना इसके बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरा जो टॉपिक है स्टूडेंट ये थोड़ा मुद्दे से भटक जाएगा। चलिएगा इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अर्धचेतन मन, थोड़ा सा ये हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है बस जी। यह चेतन एवं अचेतन के मध्य की स्थिति होती है। इस अवस्था में व्यक्तित्व न तो पूरी तरह जागृत अर्थात चेतन होता है और ना ही पूरी तरह से वो अचेतन होता है, ठीक है ना। मतलब कि जो इंसान क्या है कि मान लीजिए कोई चीज़ कहीं पर रख के भूल जाता है, ठीक है, तो वो जो बीच की अवस्था है कि यार मैंने वो चीज़ वहाँ रखी थी, वहाँ रखी थी, तो वो जो एक कन्फ्यूजन की मतलब कि कन्फ्यूजन की, एक भ्रम की जो स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ पे वो अर्धचेतन की अवस्था में है। आप समझ पा रहे हैं ना। मगर जब वो चीज़ उसे याद आ जाती है दोबारा से, फिर वो चेतन मन में चला जाता है ना, फिर वो उसका चेतन मन काम करना शुरू कर देता है। तो फ्रायड का मानना था कि अर्धचेतन मन में जो इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, अनुभूतियां होती हैं, आती हैं, किंतु प्रयास करने पर चेतन स्तर पर आ जाती हैं। अचेतन मन को हम सुलभ स्मृति के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण, जैसे कि कोई व्यक्ति है स्टूडेंट, अपना चश्मा रखकर भूल जाता है कहीं पे, ठीक है, कुछ समय बाद सोचने की क्या होता है कि वो उसे याद आ जाता है, तो वो चश्मा तो अलमीरा में रखा था, उसे याद आ गया। तो उपरोक्त उदाहरण में व्यक्ति को प्रारंभ में याद नहीं था, भूली हुई वस्तु उसने कहीं रखी, अर्थात वह स्मृति यानी जो उसकी याद है, याददाश्त है, उसकी मेमोरी है, अभी चेतन मन के स्तर से दूर है, मतलब वो उसमें नहीं है, किंतु कुछ समय बाद उसे स्मरण हो जाता है, उसे याद आ जाता है कि वह चीज़ उसने यहाँ रखी है। इस प्रकार वह स्मृति चेतन मन का एक अच्छा उदाहरण है, राइट। तो अर्धचेतन की अवस्था कौन सी होती है? कोई चीज़ रख के आप भूल जाते हैं, तो भूलने वाला जो वो भूलने वाली जो वो स्थिति है, दैट इज कॉल्ड अर्ध क्या चेतन, राइट। उसको हम हाफ कॉन्शियस के नाम से भी जानते हैं। चलिए, प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, विलियम वुंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या मानते हैं, ये मनोविज्ञान को ये चेतन का विज्ञान मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में, बच्चों लिप्जिंग नगर में ना लिप्जिंग विश्वविद्यालय स्थित है, राइट। तो वहाँ पे इन्होंने एक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, जिसका वर्तमान में जो नाम है स्टूडेंट वो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से चेतन मन की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं, उनका ऐसा मानना था, ठीक है ना, वो ऐसा मानते थे। उन्होंने प्रयोगशाला में स्वयं पर ही प्रयोग किए और प्रयोगशाला में ये सिद्ध भी करके दिखाया। इस प्रकार मनोविज्ञान में एक बड़ा मोड़ आ गया कि जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, आज वह भौतिक शास्त्र के करीब, बहुत करीब आकर खड़ा हो गया, मतलब बहुत करीब आ गया। स्टूडेंट, अभी क्या होता था कि ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, तो अभी यहाँ पर किसी ने इसको आत्मा का विज्ञान माना, फिर मन का माना, तो विलियम वुंट साहब ने यहाँ पर एक प्रयोगशाला ही बना दी है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ था, ये सबसे पहला बड़ा काम यही हुआ था कि इन्होंने जब एक प्रयोगशाला खोली तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉजिटिव रिव्यू भी लोगों के आने शुरू हो गए थे। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विलियम वुंट थे
ये प्रयोगशाला में क्या करते थे, ये स्वयं पर ही मतलब जो है अपने प्रयोग करते थे। और ये जो आदमी का माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, जो उसकी आंतरिक संरचना होती है, उसका अध्ययन करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ये, ठीक है ना। चलिएगा, इसीलिए इनको संरचनावादी भी कहा गया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार मनोविज्ञान में एक बड़ा मोड़ आ गया कि जो चूंकि यहाँ पे जब एक प्रयोगशाला बनी, अब प्रयोगशाला आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं भौतिक विज्ञान में। इसीलिए कहा गया कि भौतिक शास्त्र के करीब लाकर खड़ा कर दिया गया, राइट, इसीलिए तो कहा गया, ठीक है। दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, आज वो भौतिक शास्त्र के बहुत करीब आ गया। और ब्रिटेज नाम के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, अब उन्हें मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जब उन्हें फिलोसोफर यानी दर्शन शास्त्री के नाम से जाना जाता था। ब्रिटेज साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि विलियम वुंट पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से भौतिक शास्त्र के पास लाकर खड़ा कर दिया, राइट। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से भौतिक विज्ञान के पास लाकर खड़ा कर दिया। भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र बात एक ही है, तो ये ब्रिटिश थे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है स्टूडेंट। चलिएगा, बोरिंग नाम के भी एक दार्शनिक हुए हैं, वो क्या मानते थे, बोरिंग, अब तो इन्हें भी मनोवैज्ञानिक ही कहते हैं, लेकिन पहले इनको हम क्या कहते थे, ये दार्शनिक हुआ करते थे। मगर जब बाद में इन्होंने मनोविज्ञान का अपना स्वरूप हुआ, मनोविज्ञान पे काम किया गया, उसके बाद में इनको मनोवैज्ञानिक कहना शुरू कर दिया लोगों ने, राइट। तो बोरिंग नामक मनोवैज्ञानिक का कहना था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि विलियम वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था, परंतु कोई मनोवैज्ञानिक नहीं था, क्योंकि इससे पहले किसी ने प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ऑलराइट, चलिएगा स्टूडेंट, और जो टिचनर वुंट थे, ये इनके विद्यार्थी थे, विलियम वुंट के विद्यार्थी थे स्टूडेंट। और ये जितने भी संरचनावादी थे, ठीक है ना, ये चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान, इसके जितने भी समर्थक थे, ये सारा दिन अपनी उस प्रयोगशाला में बैठे रहा करते थे और अपने आप पर ही ये क्या करते थे, सामने पिक्चर लगा लिया करते थे। उसको देखने के बाद देखते थे कि भाई इस पिक्चर को देखने के बाद में हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं। और ये चेतना से मतलब दिमाग से मतलब दिमाग की आंतरिक रचना के बारे में, उनके जो घटनाएं घट रही हैं अंदर, संवेदनाएं आ रही हैं, अनुभूतियां हो रही हैं, भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं दिमाग के अंदर, उनके बारे में ये क्या करते थे, उनके बारे में ये प्रयोग करते रहते थे और रिसर्च करते रहते थे, ठीक है ना। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो संरचनावादी थे वो अपने प्रयोग किसके ऊपर किया करते थे, तो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा भाई, जानवरों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, या क्या मस्तिष्क की आंतरिक संरचना के ऊपर और स्वयं के ऊपर। तो मस्तिष्क की आंतरिक संरचना और स्वयं के ऊपर, दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए, विलियम वुंट को संरचनावादी भी कहा गया है और संरचनावाद का जनक भी विलियम वुंट को ही माना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्टूडेंट, ऐसा चलते चलते 20वीं शताब्दी में हम आ गए हैं, राइट। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान की रूपरेखा में एक शब्द दिया और उस शब्द का नाम था व्यवहार। तो सबसे पहले जो व्यवहार शब्द प्रयोग किया गया वो मैकडूगल के द्वारा किया गया और मैकडूगल की पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और व्यवहारवाद की जो स्थापना है वो किसने की थी स्टूडेंट, वो वाटसन ने की थी। और व्यवहार शब्द सबसे पहले जो प्रयोग किया था, प्रयोग में लाए थे, वो वाटसन लाए थे। देखिए इन शब्दों से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पॉइंट यहाँ पे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्यवहार शब्द को सबसे पहले किसने अपनी पुस्तक में प्रयोग किया, किसने जिक्र किया, राइट, तो मैकडूगल ने किया था। लेकिन इसको अप्लाई किसने किया, प्रैक्टिकली अप्लाई वाटसन ने किया था। क्लियर। तो व्यवहार शब्द को किसमें मिला था हमें, व्यवहार शब्द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मिला था, मगर इसको अप्लाई करने वाले सबसे पहले कौन थे मनोवैज्ञानिक, वो वाटसन थे, राइट। चलिएगा, इसकी स्थापना 1912-1913 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक जेबी वाटसन ने की थी। अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इसके समर्थक कौन थे भाई, विलियम मैकडूगल, स्किनर, थॉर्नडाइक
और C.L. हल, पावलोव व विलियम वुडवर्थ ये इसके समर्थक थे। ये मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते थे और फिलहाल वर्तमान में हम सभी इसको क्या मानते हैं, इसको व्यवहार का विज्ञान ही मानते हैं। राइट, चलिए इस प्रकार इसने अपनी यात्रा को यहाँ पे पूरा कर लिया है। हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। इस प्रकार अब वर्तमान में यह परिभाषा प्रचलित है। वाटसन ने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित किया। वाटसन एक व्यवहारवादी थे। उनका कहना था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, डाकू, वकील, जो तुम कहो मैं बना सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट कई बार परीक्षा में आ जाता है, याद रखिएगा, वाटसन का था। राइट, चलिएगा। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की संपूर्ण यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा था। क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का, उसके बाद अब इसने अपनी चेतना को ही अब यह व्यवहार को अपनाए हुए है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये वुडवर्थ ने दिया था। मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है स्टूडेंट, वो क्या है? वो ये है, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का, और फिर चेतना का, और फिर किसी का कहा गया? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ये इसका विकास क्रम हुआ। कुछ याद रखने योग्य बातें देख लीजिएगा। विलियम जेम्स 11 जनवरी 1842 और 28 अगस्त 1910 इसका कार्यकाल है। ये अमेरिकी दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक थे। वर्ष 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित हुई थी और इन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक भी माना जाता है। विलियम जेम्स ने सन 1890 ईस्वी में द्वितीय मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की थी। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम प्रयोगशाला कहाँ बनी थी। ये मैंने आपको बताया था, वो लिपजिंग विश्वविद्यालय, इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है वर्तमान में। और द्वितीय मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इंग्लैंड में स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में की थी और वो विलियम जेम्स ने की थी। राइट, चलिएगा। और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम बताओ? विलियम जेम्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, परंतु याद रहे प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड को ही माना जाता है और शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक थॉर्नडाइक है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के जनक अरस्तू को माना गया है और भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कलकत्ता में बनी और पशुओं पर प्रयोग करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे स्टूडेंट, वो थॉर्नडाइक थे। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऐसा कहता है। इसको लेकर कई लोग विलियम वुंड को भी मानते हैं, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार आप सर्च मार लीजिएगा, गूगल पे जाकर आपको मिल जाएगा, विलियम जेम्स का नाम निकल कर आएगा। चलिए स्टूडेंट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण परिभाषाएं व कथन। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहारों से है। ये क्रो एंड क्रो ने स्टेटमेंट दिया था। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये स्किनर साहब ने कहा था। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है, ये मन ने कहा था। मन भी एक मनोवैज्ञानिक थे। और मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, ये वाटसन साहब ने कहा था। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये मैकडूगल साहब का स्टेटमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कलेक्शन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। वातावरण वह बनावटी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस साहब ने कहा था। केवल 2 ही प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती हैं, मृत्यु एवं जीवन, ये फ्राइड साहब का स्टेटमेंट है। और अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है, ये गेट्स साहब ने कहा था। विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ये प्याजे साहब का स्टेटमेंट है। और मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये वाटसन साहब ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा में संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये स्किनर साहब का स्टेटमेंट है। और एक नज़र हम डाल लेते हैं मनोविज्ञान के इतिहास पर, यहाँ पर एक रिवीजन ले लेते हैं स्टूडेंट, आ जाइएगा। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, इसका जनक अरस्तू को माना जाता है, बिल्कुल सही। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया, इसका जनक पोम्पोनोजी इटली को माना जाता है। 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का बंजर काल माना गया क्योंकि इस शताब्दी में मनोविज्ञान पर कोई अध्ययन नहीं किया गया। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, इसके जनक विलियम वुंड को माना जाता है। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, इसके जनक जे.बी. वाटसन अमेरिकी वैज्ञानिक को माना जाता है। और स्टूडेंट, इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी, हम मनोविज्ञान का परिचय का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपको टीच करेंगे।
पहले, और हम आपको पहले हम आपको एक मनोविज्ञान का एक संप्रदाय पढ़ाएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करवाएंगे। तो हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप और पार्ट में आपको टीच करेंगे, और बहुत ही डिटेल में और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में हम आपको टीच करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है स्टूडेंट, यूट्यूब में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।